एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी के पास रहती थी गौरी। एक सीधी सादी, मेहनती और प्यारी सी गाय। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, पर गौरी के दिल में एक अधूरापन था। उसके पास कोई बच्चा नहीं था। गौरी के ठीक पड़ोस में रहती थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त मुन्नी मुर्गी। मुन्नी के दो नन्हे चूजे थे जो दिन भर आंगन में उछलते कूदते दौड़ते फिरते रहते। गौरी उन्हें देखती और मुस्कुराती, लेकिन उसके मन में एक टीस होती। जब भी वो चूजों को मुन्नी के पास सिमटे देखती, उसका दिल भर आता। भगवान, मैं भी मां बनना चाहती हूं, गौरी रोज रात को आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करती। गौरी गरीब थी, दिन भर खेतों में हल जोतती, गांव के बच्चों को अपनी पीठ पर घुमाती। उसे कभी आराम नहीं मिलता, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। गौरी ने देखा कि मुन्नी के चूजे बारिश में भीग रहे थे। बिना सोचे समझे गौरी ने उन्हें अपनी बड़ी पीठ और गर्म शरीर से ढक लिया। चूजे बच गए। गांव वालों ने देखा और भावुक हो गए। उसी रात गौरी ने फिर प्रार्थना की, पर इस बार उसका मन शांत था। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में खुशी की खबर फैली। गौरी मां बनने वाली थी। वक्त बीता और एक सुंदर सुबह गौरी ने एक नन्ही सी प्यारी बछिया को जन्म दिया। गांव भर में मिठाइयां बटीं और मुन्नी अपने चूजों के साथ सबसे पहले बधाई देने आई। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में गौरी नाम की एक मेहनती गाय रहती थी। गौरी हर सुबह उठकर खेतों में काम करती, घास काटती और अपने छोटे से घर को साफ सुथरा रखती थी। उसका घर मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ था, पर उसे अपने घर से बहुत लगाव था। गौरी की दो अच्छी दोस्तें थीं। एक थी गुड़िया नाम की बकरी और दूसरी थी चिक्की नाम की मुर्गी। तीनों साथ में रहते, खाते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन गांव में तेज आंधी और बारिश आई। हवा इतनी जोर की थी कि गौरी का छोटा सा घर गिर गया। दीवारें टूट गईं, छत उड़ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। गौरी बहुत दुखी हुई, पर उसने हार नहीं मानी। वह सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। गुड़िया और चिक्की ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, हम मिलकर तुम्हारे लिए नया घर बनाएंगे। तीनों ने जंगल से लकड़ी इकट्ठी की, घास जमा की, लेकिन अब भी कुछ कमी रह गई थी। उसी रात गौरी अकेले जंगल में चल पड़ी कुछ और लकड़ियां ढूंढने। चलते चलते उसे एक चमकता हुआ सेब जमीन पर पड़ा दिखा। वह सेब बहुत सुंदर और सुनहरा था। जैसे ही गौरी ने उसे उठाया, एक तेज रोशनी फैली और सामने एक परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से मैं बहुत प्रभावित हूं। यह सेब एक जादुई सेब है। इसे जहां रखोगी वहां तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। गौरी ने धन्यवाद कहा और सेब लेकर अपने पुराने घर के पास पहुंची। जैसे ही उसने सेब को जमीन पर रखा और मन में नया घर मांगा, एक झिलमिलाता सुंदर घर प्रकट हो गया। मजबूत दीवारें, घास की छत और अंदर हर सुविधा। गौरी खुशी से झूम उठी। उसने गुड़िया और चिक्की को बुलाया और कहा, यह घर सिर्फ मेरा नहीं है, हम तीनों का है। मेहनत, दोस्ती और विश्वास से ही हम यहां तक पहुंचे हैं। उस दिन से तीनों दोस्त खुशी खुशी जादुई सेब के घर में रहने लगे और गांव के बाकी जानवरों को भी सिखाया कि मेहनत और सच्चे दिल से जो मांगा जाए वह जरूर मिलता है। मोहन दोपहर के समय केशवनगर राज्य के राजपुर एक छोटे से गांव के बाजार में अपनी कुछ मूर्तियां रखे हुए बैठा हुआ था कि तभी एक ग्राहक उसके पास आकर बोला, तुम्हारी दुकान पर रखी हुई मूर्तियां बता रही हैं कि तुम्हारा नाम ही मोहन है। आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम ही मोहन है। समझ गया भैया, लगता है तुम ही वो प्रसिद्ध मूर्तिकार हो जिसके बारे में केशवनगर राज्य का हर व्यक्ति बात करता है। ऐसा नहीं है भैया, मैं तो बस अपना काम अच्छी तरह से करता हूं। लोग तो बस मेरी प्रशंसा ऐसे ही करते हैं। मोहन की बात सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए मोहन के हाथों की बनाई हुई एक सुंदर मूर्ति को देखता हुआ बोला, मुझे यह मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल मैं हरियाली आपू गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में जमींदार की बेटी की शादी है और जमींदार को एक मूर्ति भेंट करना चाहता हूं। इस मूर्ति के दाम कितने लोगे?
वैसे तो यह मूर्ति मैं 200 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना चाहता था, परंतु तुम दूसरे गांव से मूर्ति खरीदने के लिए केवल मेरे ही पास आए हो, इसलिए मैं इस मूर्ति को तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। मोहन की बात सुनकर ग्राहक ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मोहन को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर वहां से चला गया। शाम को अपने घर लौट आया और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी 20 वर्षीय बहन जानकी को देता हुआ बोला, यह लो जानकी, इन स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। जानकी स्वर्ण मुद्राएं लेकर तिजोरी में रखने चली गई। तभी गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया को देखकर मोहन बोला, अरे मुखिया जी, आप अभी शाम के समय, सब कुछ ठीक तो है? हाँ मोहन, तुम्हारी प्रार्थना से सब कुशल मंगल है। यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया मुखिया जी। मोहन, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैं किशनगढ़ राज्य गया था और वहां भी तुम्हारी मूर्तियों के किस्से थे। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो रहा है। तभी जानकी आ गई और बोली, मेरे भैया, मूर्ति बनाते ही इतनी अच्छी है कि कोई भी उस मूर्ति की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। तुम सही कहती हो जानकी। अब वो दिन दूर नहीं जब मोहन की मूर्तियों के चर्चे महल तक में पहुंचेंगे। लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा मोहन। सावधान? लेकिन किससे मुखिया जी? हमारे ही गांव में रहने वाले बिरजू मूर्तिकार से। मोहन, तुम नहीं जानते कि बिरजू तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है। सच तो यह है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्तियां कोई नहीं खरीदता और ना ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। बिरजू को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। यह सच है कि उसके हाथों की मूर्तियां कम बिकती हैं, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि बिरजू बहुत कुशल कारीगर है और वह अच्छी मूर्तियां बनाता है। मोहन, जिस तरह से बिरजू तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच दे। इसलिए तुम मुझसे सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम्हारे पास आया था। इतना कहकर मुखिया चला गया। अगले दिन मोहन अपने घर से मूर्तियां लेकर अपने गांव के बाजार में चला गया। तभी बिरजू आ गया। कैसे हो मोहन? मैं तो ठीक हूं बिरजू। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता हूं मोहन? जब तक तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद हैं, तब तक मेरी किस्मत गर्दिश में ही रहेगी। देखो बिरजू, मैं जानता हूं कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाते हो। तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती, लेकिन विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। यह सब कहने और सुनने की बातें हैं मोहन। मेरे सामने अच्छे बनने का ढोंग मत करो। देखो बिरजू, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम मुझसे जलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या जलन है? मोहन, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूं और तुमसे अच्छा कारीगर हूं, लेकिन फिर भी मेरी मूर्तियां नहीं बिकती, क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मुझे सूचना मिली है कि कल राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ तुमसे मिलने आ रही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर मूर्तिकार हूं। शाम को मोहन अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में मुखिया मिल गया। अच्छा हुआ मोहन, तुम मिल गए। मैं तुमसे मिलने ही तुम्हारे घर जा रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? कल राजकुमारी चंद्रलेखा अपने मंत्री के साथ तुमसे मिलने आ रही है। वह अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती है। हां मुखिया जी, आज प्रातः ही बिरजू ने मुझे बताया था। बिरजू को इस बारे में इसलिए पता चला क्योंकि एक सैनिक बाजार में पूछताछ कर रहा था। बिरजू उस सैनिक से टकरा गया और खुद को तुमसे बेहतर कारीगर बता डाला। सैनिक ने कहा कि वह राजकुमारी से कहेगा कि तुम दोनों के बीच प्रतियोगिता रखे। मतलब हमें दोनों को राजकुमारी की मूर्ति बनानी होगी और जिसकी मूर्ति राजकुमारी को पसंद आएगी वह भारी इनाम पाएगा। हां, इतना इनाम कि उसके वंशजों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गया मुखिया जी, इसलिए बिरजू मुझे चुनौती दे रहा था। लेकिन मुझे डर नहीं। मैं सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूं। राजकुमारी सुबह तक आ जाएंगी। मैं उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। अगले दिन राजकुमारी, मंत्री और मुखिया मोहन के घर आए। राजकुमारी बोली, तो तुम ही हो मोहन, जिसकी प्रशंसा महल तक पहुंची है।
प्रशंसा के लिए धन्यवाद राजकुमारी। असली प्रशंसा तब होगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। तभी बिरजू भी वहां पहुंच गया। राजकुमारी ने कहा, क्या तुम तैयार हो? हां राजकुमारी, मैं तैयार हूं। यह सुनकर मोहन बुरी तरह से घबरा गया। मोहन जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी चंद्रलेखा उसे मौत के घाट उतरवा देगी, क्योंकि राज्य के सभी वासी जानते थे कि राजकुमारी चंद्रलेखा और उसकी मां एक क्रूर शासिका थीं। क्योंकि केशवनगर राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि एक रानी का शासन था। मोहन अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। देखते ही देखते वह उन सब की आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह क्रोध से तमतमा उठी और मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन भाग गया। अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में मोहन चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखती हुई बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। मोहन ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो यह स्त्री अवश्य ही इस संसार में कहीं ना कहीं होगी, और मुझे शक है कि मोहन उसे जानता है। मुझे यह स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा ने फिर मोहन के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को महल में ले जाने का आदेश दिया। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगी और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगी। तभी बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा से बोला, राजकुमारी, मोहन आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपका मान बढ़ाया है, इसलिए अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा के स्वभाव को नहीं जानता था। राजकुमारी चंद्रलेखा अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। वह गुस्से में अपने दोनों सैनिकों से बोली, बिरजू को उसकी इनाम दे दो। राजकुमारी चंद्रलेखा का आदेश सुनकर एक सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और बिरजू की गर्दन पर वार कर दिया। बिरजू चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ मोहन की बनाई हुई मूर्ति को लेकर महल की ओर रवाना हो गए। मुखिया बिरजू की लाश को देखकर अफसोस भरे स्वर में बोला, तुम वास्तव में मूर्ख थे बिरजू, जो स्थिति को समझ ही नहीं पाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी नाम मांगने की? वैसे भी जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इधर मोहन घने जंगल की ओर लगातार भागा जा रहा था। भागते भागते मोहन के पांव जवाब दे चुके थे। उसका गला प्यास से सूख रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। मोहन दौड़ता हुआ उस तालाब के पास गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मोहन कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मूर्ति मुझे बन कैसे गई। मैं तो राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन जानकी भी घर पर अकेली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी चंद्रलेखा अपना गुस्सा मेरी बहन पर ना उतार दे। नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, बट कैसे? इतना बोलकर मोहन फिर से गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद वह अपने आप से बोला, एक काम करता हूं, मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर ही बुलवाकर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाऊंगा। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, वे कठिन परिस्थितियों का सामना किया करते हैं। मोहन ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे एक साधु खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे। उस घने जंगल में मोहन साधु की ओर देखकर चौंकते हुए बोला, कौन हैं आप? मैं एक साधु हूं जो 10 वर्षों से इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा वनवास समाप्त होने को आ गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। कैसा वनवास? तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम मूर्तियां बनाते हो? यह सुनकर मोहन पूरी तरह से चौंक पड़ा।